तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं आम बजट की। क्या आत्मनिर्भर भारत वाला बजट है? विपक्ष आलोचना कह रहा है सरकार ने सब कुछ सेल पर लगा दिया है। सरकार कह रही है कि ये देश का जोश बढ़ाने वाला बजट है, आत्मनिर्भर भारत वाला बजट है। सीधे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मनोज गैरोला सर मेरे एडिटर इन चीफ मेरे साथ है, न्यूज नेशन नेटवर्क के। मेरे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम है जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। मेरे साथ वैभव डांगे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं और सलाहकार हैं सड़क और परिवहन मंत्री के, क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा सब्जेक्ट था, इसीलिए वैभव जी को हमने लिया है। सुनील सिंह साहब है, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है। आलोक शर्मा जी है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। अनुराग जी चले गए। अनुराग जी कहाँ चले गए? मैं अनुराग जी को मिस कर रहा हूं क्योंकि मुझे उनसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। लेकिन सबसे पहले हरवीर सर मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या आप 10 में से 9 नंबर देंगे इस बजट को? नहीं, देखिए दीपक, मैं 9 तो नहीं दूंगा, लेकिन यह है कि 7 नंबर में ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि जिस परिस्थिति में बजट पेश हुआ है और क्योंकि इकोनॉमी हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी और इसमें कंटिन्यूटी के साथ एक कोशिश ये थी कि डिमांड जनरेट हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोगों को काम के मौके मिले। उसके लिए सरकार ने एकदम खुले हाथ से पैसा खर्च करने की कोशिश की है और फिस्कल डेफिसिट का कोई भी कंस्ट्रेन नहीं रखा है और पैसे जुटाने के लिए कई नए तरीके अपनाए हैं, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट है, एसेट्स का मोनेटाइजेशन है, इस तरीके का काम किया। और जो एफडीआई की जो लिमिट्स चेंज की है वो भी की है, और एक ये जो एग्रीकल्चर सेस जो लगाया है उसके ज़रिए भी पैसा जुटाने की कोशिश की है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि जो एक बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर और रूरल जो है, उसमें कोई बहुत बड़ा सरकार ने खर्चे का कोई एक्स्ट्रा ये नहीं किया एलोकेशन। जो पिछले साल का बजट था उससे थोड़ा सा कम एग्रीकल्चर का ओवरऑल बजट है। और लेकिन ये है कि सब्सिडीज़ में कुछ ट्विकिंग की है। जो ऑफ बजट था उनको बजट में लाया, जो एफसीआई के लिए ज़्यादा बोरोविंग्स होती थी उसको अब बजट में दिखाया गया है, और फर्टिलाइज़र सब्सिडी में भी कुछ चेंजेस किए हैं ये। लेकिन हाँ कि सेक्टोरल एलोकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जिसमें जो डेयरीज, एनिमल हस्बेंड्री और इन सब सेक्टर्स में फिशरीज में चेंज किया है, बढ़ाया है। प्लस हेल्थ का अच्छा है कि हेल्थ में जो एलोकेशन बढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी जरूरत थी। ठीक है, मैं सीधा यहाँ से सुनील सिंह जी के पास चलता हूँ। सुनील जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं है इस बजट के? आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं हरवीर सिंह जी के? निश्चित ही मैं अगर कहूं दीपक जी, तो जिस परिप्रेक्ष्य में ये बजट पेश किया गया है, आप सबसे नंबर मांग रहे थे, मैं तो सरकार को 10 में 10 नंबर दूं, क्योंकि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स थे। इकोनॉमिक को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने जो संतुलित बजट किया है उसमें अगर देखेंगे तो गांव का, शहर का, सड़क का कहाँ का ख्याल नहीं रखा है। तो आप कह रहे हैं गाँव में, तो गाँव में भी पूरी तरह स्वास्थ्य के मामले में प्राइमरी हेल्थ केयर, गाँव तक में हेल्थ यूनिट, गांव के अगर देखें तो गांव के अंदर में रोड्स के बारे में तो पूरे गांव का ख्याल रखा गया। बी ग्रेड शहरों में देखें तो मेट्रो वगैरह का ख्याल रखा गया, तो बिहार को काफ़ी फायदा होगा। तो सभी लोगों का फायदा रखे। और अनुराग भदौरिया जी जो बार बार कह रहे थे कि ये वो इतना वो परसेंटेज बढ़ा दिया गया, अरे ये ग्लोबल रिफॉर्म्स के लिए, इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कहीं एफडीआई बढ़ानी पड़ती है, उसी के लिए ये था। अच्छा। उस परिप्रेक्ष्य में देखें। और अगर उनका ऐसे कहना है कि मुफ्त में खिलाना ये बुरी बात है, तो अरे समावेशी विकास, समावेशी विकास एक पिलर था अभी के बजट का। ये बेरोजगारी भत्ता देने वाले कह रहे हैं, ये बेरोजगारी भत्ता घोषित करने वाले कह रहे हैं। अखिलेश यादव किस बात पर मुख्यमंत्री बने थे? बेरोजगारी भत्ता देंगे, भूल गए अनुराग जी? खड़े होने की बात की मैंने, किसानों को पैर पे खड़े होने की जरूरत है। सर, आपने बेरोजगारी भत्ता क्यों देने की बात कही थी 2012 में? फिर क्यों नहीं दिया था? बता दीजिए। के पूरे प्रयास हुए हैं, रोजगार देते हैं, बेरोजगारी दूर करने के पूरे। सर, बेरोजगारी भत्ता अनुराग जी, मुझे लगता है तब आप दूसरी पार्टी में थे 2012 में, आपको नहीं पता है अखिलेश यादव ने क्या प्रॉमिस किया था। लेकिन मेरा आपसे $1 मिलियन क्वेश्चन है, सुन लीजिए मेरा सवाल ध्यान से सुनिए, मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। मुझे हजारों की संख्या में ट्विटर और व्हाट्सएप आते हैं कि अनुराग भाई से बजट के दिन जरूर पूछना कि ये हरे रंग का ही कुर्ता क्यों पहनते हैं, हरे रंग से ऐसा क्या प्रेम है। और आज बजट का दिन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा बजट अलाउ करता है कि अनुराग भाई को 6 कुर्ते गिफ्ट कर दिए जाएं। ये हरे रंग से क्या प्रेम है, इसीलिए आपको हरे रंग का वायरस कह रहे थे। मुझे हरे रंग से इसलिए प्रेम है क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, हरियाणी में जीता हूं।
और हरियाली जो होती है वो हमेशा हमेशा आपके लिए शांति के लिए होती है। और हरियाली में ही लोग रहना चाहते हैं। पेड़ पौधे से अगर किसी को नफरत है तब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। हरा रंग मतलब होता है, हमारे तिरंगे में भी हरा रंग है। और आप कहीं भी जाएंगे, आपको शांति की जहां भी जाएंगे आपको मुझे लगता है कि आपको माधुरी दीक्षित का वो गाना पसंद है, किसने मुझ पे हरा रंग डाला, हाय मार डाला। नहीं, किसी ने नहीं मार डाला मुझे, तो मेरे गांव के कल्चर ने मुझे मार डाला है। उसी के बीच में जीने की आदत पड़ी है, पेड़ पौधे में रहे हैं पूरी जिंदगी भर, तो उसी ने मुझे मार डाला है। उन्हीं के पेड़ पौधे के कलर और हरियाली खेत मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हरे को पसंद करता हूं। आप ये दूसरों की मानसिकता में अगर कोई दिक्कत है बीजेपी के, तो अब उनकी मानसिकता की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। बीजेपी ने सवाल नहीं पूछा सर, आम दर्शकों ने सवाल पूछा है आपके लिए विशेष तौर पर। लेकिन मुझे बताइए, आप कह रहे थे सब कुछ सेल पे है, भाई रूरल रोजगार तो मिलेगा ना जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे फंड जाएगा, कि नहीं मिलेगा? इससे भी आप इनकार करेंगे? आपको मैं बिल्कुल इनकार करूंगा, क्योंकि इनके पास सिर्फ बातें करने के लिए, करने को कुछ नहीं है। आप भी यहाँ बैठे, पिछले साल जब इन्होंने बजट पेश किया था तो ऐसा ही बोला था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं, और यहाँ पे 2 करोड़, यहाँ पे कम से कम 10 करोड़, 6 करोड़, 2 पता नहीं कितने रोजगार गिना दिए थे। हमारे उत्तर प्रदेश में तो करोड़ों रोजगार गिना दिए गए थे, लेकिन रोजगार है कहाँ पे? 10 महीने तो कोविड था ना, चला गया। 10 महीने तो कोविड था, भूल गए? 10 महीने कोविड था कि नहीं था? लॉकडाउन था कि नहीं था? अरे चलिए, मैं कह रहा हूँ 15 की बात कर लो, 2016 की बात कर लीजिए, 17 की बात कर लीजिए, 18 की बात कर लीजिए, आप बजट उठा के देख लीजिए। सर दूसरी बार जीत क्या है सैयद जफर इस्लाम जी? 2014, 15, 16, 17, 18 का हिसाब जनता ने 19 में कर दिया, दोबारा जिता के भेजा इनको। बोलिए सैयद जफर इस्लाम जी, रोजगार कहाँ है? मैं वही पूछना चाहता हूँ, रोजगार कहाँ है? 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, रोजगार तो है नहीं। अब सुन लीजिए अनुराग जी, हाँ, अरे सुन लीजिए, आज आप सीएमआई डेटा का आप कुछ जिक्र नहीं कर रहे, कल तक तो आप वही जिक्र करते थे। अब देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव दिखा रहा है, प्री कोविड लेवल से बेटर दिखा रहा है। और जो इतने सारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं, उससे और भी जॉब क्रिएशन हो रहा है। आज 5.5 लाख करोड़ का निवेश कैपेक्स भी डिक्लेयर हो गया, तो और भी नौकरियां बढ़ेगी। तो आप सीएमआई डाटा भूल गए? अरे भाई इतना भी झूठ मत बोलिए। अरे भैया, कौन सी नौकरी बढ़ेगी? 7 साल में कौन सी नौकरी बढ़ गई? क्या दिखा रहे हैं कि नवंबर? अरे भैया मत करो ऐसा। कौन सी नौकरी गिना दीजिए ना। अरे आज देश आगे बढ़ रहा है। चलिए एक सेक्टर वैभव डांगे जी बताएंगे, एक सेक्टर वैभव डांगे जी बताएंगे। वैभव डांगे जी, क्या फिगर है सड़क और परिवहन मंत्रालय का? कितने रोजगार जनरेट हुए 2014 से आज तक, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है उसमें? धन्यवाद दीपक जी। 2014 के शुरू में इस देश में लगभग 11 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बनता था, नेशनल हाईवे। आज जनवरी का जो फिगर आया है उसमें हम 29 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रतिदिन बना रहे हैं। और जनवरी 1 से 15 जनवरी के बीच में इस देश ने 575 किलोमीटर केवल 15 दिन में रोड नेशनल हाईवे बनाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे रोड हो, चाहे मेट्रो, 27 शहरों में मेट्रो बन रही है, चाहे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% पूरा होना हो, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 6-8 साल में इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इंफ्रास्ट्रक्चर में निश्चित रूप से रही है। आज हम सब लोग देख रहे हैं, दिल्ली के अगल बगल में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 500 दिन में पूरा हुआ, या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जिसपे आज। सर मैं आपको बता दूं, आप मैनेजमेंट कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, प्लेसमेंट बंद हो गया लास्ट 4-5 सालों से। अरे अनुराग भाई खाली यूपी की बात, आप कैसी बात करें? सुन तो लीजिए उनको, सुन तो लीजिए उनको, सुन लीजिए ना उनको। अनुराग भाई सुन लीजिए, आपको मौका दूंगा मैं। वैभव जी कंप्लीट करिए। दीपक जी बता रहे हैं मुझे लगता है कैसे रोजगार दूर होता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड और सड़क मजबूत ढांचा जब तक हम नहीं बनाएंगे, देश में रोजगार के अवसर और सर कब बनाएंगे? 7 साल हो गए सरकार को। इस देश में जब अगले साल हो गए। सर उन्होंने फिगर बना दिया, रोज कितने किलोमीटर रोड बन रहा है। अब क्या, अरे भाई तो अब क्या बच्चे की जान लेंगे? अरे बच्चे की जान नहीं लेंगे। मैं इनको बता दूं 22 महीने में 15 लाख करोड़ के रोड के काम इस देश में चल रहे हैं। 15 लाख करोड़ के काम कितने शून्य होते पता है आपको? 15 लाख करोड़ कितने शून्य होंगे बता दीजिए। ग्रामीण मुझे आप एक चीज समझ में नहीं आती, क्या ज्यादा सड़क प्रतिदिन बन रही है। ठीक है, मैं सीधे इसी बात को आलोक शर्मा जी के पास ले जाऊंगा। आलोक शर्मा जी, सड़क नहीं बन रही है ये कांग्रेस पार्टी भी नहीं कह सकती, क्योंकि आपके शासित राज्यों में भी उतनी ही तेजी से सड़क बन रही है जितना किसी बीजेपी शासित राज्य में। कम से कम सड़क के मामले में मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं। देखिए, सड़क के मामले में मैं कहूंगा कि सड़क बन रही है, लेकिन उसके पीछे 2 पहलू और समझने के।
जिस समय 2014 में एनडीए चलिए, की कुछ तो सरकार माना आई आपने। 1166 टोल थे, आज 1700 ज्यादा टोल है, 1700 से ज्यादा। शायद इतिहास में कभी इतने टोल टैक्स नहीं बढ़े होंगे, पहला। दूसरा, 3 गुना जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 3 गुना बढ़ गई 5 साल के अंदर। मुझे लगता है कि उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, सरकार जाएगी, जांच होगी, तब उसके ऊपर विचार करेंगे। अब बात आते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आप मुझे बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट गिर गया, मनरेगा का बजट 71% कम हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का बजट कम हो गया, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि साहब गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या नेपाल आके बनाएगा? यहाँ पर कहां से फंड आएगा? ये सड़क कौन कहाँ बनाएगा? बनेगी? ये सड़क अरे कहाँ साहब, बनेगी? मुझे केवल ये, अरे साहब मुझे बताइए, नेशनल हाईवे रूरल एरिया में बनता है क्या? अरे जहाँ काम हो रहा है वहाँ आपको भ्रष्टाचार दिख रहा सर, है। एक मिनट, गजब है। सर, एक एक आप मिनट। बोल रहे काम नहीं करते, फिर जहाँ काम हो रहा है वहाँ कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। सर बिल्कुल हो रहा है। 3 गुना कैसे बढ़ गया? सीएजी ने तमाम तरह के सवाल उठाए। मुर्मू साहब के आने से पहले सीएजी के सवाल थे कि एनएचएआई के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4 साल में 3 गुना कैसे हो गई? ठीक है, मैं लेकिन सवाल कोई ले लेता जवाब हूँ, नहीं। सीधे वैभव जी से ही पहली सवाल चीज, लेता हूँ। एक मिनट, वैभव एक मिनट, जी, दीपक जी। क्या 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 दीपक जी, आलोक जी एक जो मिनट। आंकड़ा बता रहे हैं सही है? इसमें एक जोड़ना चाहूंगा, निश्चित रूप से जोड़ना चाहूंगा। 2014 में आपको ध्यान होगा जब ये नया लैंड एक्विजिशन बिल आया और जिसमें सरकार ने बहुत सोचकर किसानों मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरा कर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं सुन लीजिए जवाब। आलोक भाई, आप ही का जवाब दे रहे हैं। बीओक्यू मैं पूरा में करता हूं। मैं सिविल से इंजीनियर हूँ, बीटेक हूँ, मैं बीओक्यू की बात कर रहा हूँ साहब, मैं लैंड एक्विजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल पूरा गलतफहमी में मत रहना। पूरा करता हूं। शर्मा जी, मैं बढ़ोतरी बिल्कुल का पूरा कारण करता हूं। ये था मैं दो कि बातें बाद दीपक जी में कह जो रहा हूं। सड़कें एक तो बनने लैंड अरे साहब, पूरा एक्विजिशन भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। मैं कंपनियों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने 2019 में फंडिंग की है बीजेपी को और उसके बाद उनको काम मिले हैं। दिल्ली से बड़ौदा के ऊपर, हाईवे के ऊपर। आप कहेंगे तो मैं नाम बता दूं कंपनी के अभी। हेडक्वार्टर ऐसा नहीं है जो आज नेशनल अरे साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं कंपनियों के नाम बता दूंगा दीपक जी, यहीं पर बैठा बैठा। गलतफहमी में ना रहे आप लोग। 1100 से बढ़ाकर टोल आपने 1700 टोल कर दिए जिसके कारण पूरे देश के अंदर। अरे सड़क बनेगी तो टोल बढ़ेगा भाई आलोक जी, लॉजिकल बात है। सड़क बनेगी तो टोल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा क्या? 3 टोल बढ़ गए। कहां से बढ़ गए? अभी 4 दिन पहले मुजफ्फरनगर में अच्छा, चालू कर जवाब दिया ले लीजिए, इन्होंने टोल। जवाब ले लीजिए। एक मिनट आलोक जी, जवाब ले लीजिए। वैभव जी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वैभव जी नहीं चिल्ला पाएंगे उतना। वैभव जी कंप्लीट करिए अपनी बात, फिर मैं जफर इस्लाम जी के पास जाता हूं। जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने के लगातार अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, लेकिन इस देश में मान तो लिया ना, बढ़ी है 3 गुना। दीपक जी आपके शो पर माना है, इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाइए कि 3 गुना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी। मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ सहमत इसके नहीं अंदर। हूं। मेरे शब्दों को आप बिल्कुल गलत तरीके से मत पेश करिए। मैं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आप बताइए ना कितने टोल बढ़े। आरटीआई का जवाब है 1166 से 1700 कुछ टोल हो गए 5 साल के अंदर। पब्लिक की जेब से सब कुछ निकाल लीजिए आप लोग। आज 4 लेन की 6 लेन की सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बन रही है, जिसके कारण मेंटेनेंस कम हो रहा है। अरे साहब, मैं कंपनियों के नाम बता दूंगा किसने कहा कितना चढ़ावा चढ़ाया है। मेरा मुंह मत खुलवाइए उस मुद्दे पर। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हुई है इस देश में। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए। अच्छा चलिए, मैं इस बहस में नहीं जाता हूँ। एक दिन इस मुद्दे पर अलग से बहस रखेंगे आलोक जी, आप पेपर लेकर आना, तब इस पर भी बहस होगी। लेकिन पूनम मदान जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। पूनम जी क्या कहेंगी इस बजट पर? मेरे को ये बजट अच्छा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपदा के समय में, पेंडेमिक के समय में ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये अवसर की तरह है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया गया है और हमारे हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि मैं फार्मा बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ, तो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत कुछ अच्छा बजटरी एलोकेशन है, जिसमें 137% इजाफा हुआ है, जो एक अच्छी न्यूज है। क्योंकि पेंडेमिक के टाइम में देखा गया कि हेल्थ सेक्टर में हम लोग इतने सक्षम नहीं थे इस पेंडेमिक से, आपदा से निपटने के लिए। तो इस हिसाब से ये एक अच्छा कदम है। और अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम लोगों को कुछ उम्मीदें थी कि कुछ आधी आबादी जो इस देश की है वो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कुछ अलग से कुछ बजटरी एलोकेशन होता या उनको कुछ उनके उद्यमों को कुछ आगे बढ़ावा मिलता तो वो हमें अच्छा लगता। ठीक है, पूनम जी, आप ही का सवाल लेता हूं। 10 में से आप ही का सवाल लेता हूं। जफर इस्लाम साहब, क्या आधी आबादी का ख्याल नहीं रखा गया? पूनम जी की शिकायत है।
दीपक जी, एक बार इसमें मैं फिर से छोटा सा बताइए, सवाल जरा आपकी जोड़ आवाज देता हूं कि टूट रही थी। 68% जो दीपक भाई, क्या सवाल पूछा आपने? मेरा सीधा सवाल है, पूनम मदान जी ने कहा कि अगर वुमन एंटरप्रेन्योर्स को कुछ अच्छा फायदा मिलता तो ज्यादा बेहतर होता। क्या आधी आबादी का ख्याल रखा गया? देखिए ये हर बजट में हर वर्गों का ख्याल रखा गया है। हो सकता है कि किसी वर्ग का ज़्यादा हो सकता है, किसी वर्ग का कम हो सकता है, लेकिन हमने प्राथमिकता दी है इस वक्त में हर वर्गों के लिए, और ख़ासकर उन वर्गों के लिए जिनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर किसान के लिए। अगर सेस हमने एलोकेट किया है किसान के लिए तो वो हमने सूझबूझ के साथ किया है। उसी तरह से हमने अगर किया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 5.5 लाख, उससे पूरे समाज को फ़ायदा होने वाला है, किसी एक वर्ग को फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन स्पेसिफिक हो सकता है कि किसी सेक्टर में किसी एक वर्ग को कम हो सकता है, लेकिन सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आपको उन्होंने जवाब दिया था कि कैसे आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बजट, उन्होंने जवाब दे दिया था, आप काउंटर नहीं कर पाते उसका। देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ी जो मार लगेगी, अभी हरबीर साहब ने भी कहा कि सब्सिडीज का जो ओरिएंटेशन किया है इन्होंने, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव आएगा वो गैस के सिलेंडर पर आएगा। गैस का सिलेंडर 2014 से अभी तक ऑलरेडी 250% के करीब बढ़ चुका है, और जो सब्सिडी कट हुई है 68% आज सीधा सबसे पहले सिलेंडर बढ़ेगा। मुझे बताइए, महिलाओं के लिए क्या किया आपने? माइग्रेंट लेबर्स के लिए इसमें 1 रुपया नहीं है, होटल इंडस्ट्री के लिए 1 रुपया नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए 1 रुपया नहीं है। ड्रॉप आउट रेट, बच्चों का स्कूल बहुत छूटेगा कोरोना के बाद दीपक जी, और उसमें भी लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। 8 महीने तक जो बच्चे स्कूल नहीं गए उनको वापस स्कूल भेजना बहुत मुश्किल होगा। कोई प्रोविजन नहीं है, डिफेंस बजट पर चर्चा नहीं है, इनकम टैक्स के सेक्टर पर कोई चर्चा नहीं है, केवल एक लाइन नीचे लास्ट में जोड़ दी गई। मुझे लगता है कि 141 में पॉइंट पर 2.5 घंटे के बाद, 41 मिनट के बाद लगभग जाकर वित्त मंत्री महोदया रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट की बात करती हैं। उससे पहले एक प्राइवेट कंपनी ट्विटर पे डाल देती है कि सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, फिजिकल डेफिसिट इतना है। ये सरकार ने बजट भी लीक कर दिया था क्या? मैं कंपनी का नाम भी बता दूंगा, चिदम्बरम साहब ने आज उस कंपनी का नाम भी लिया है। मुझे लगता है कि इतना असंवेदनशील बजट जिसमें किसी का ख्याल नहीं रखा गया है, और अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठेगा। अभी आप देखिएगा पिछले 6 महीने में 11% सुनील सिंह जी जवाब देना चाहेंगे आलोक शर्मा जी का? क्या वाकई अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठेगा? आपका विश्लेषण क्या कहता है बजट का? उसके बाद जफर इस्लाम जी और क्लोजिंग मनोज सर से। कुछ नहीं है इनके पास। नहीं जी, मैं इनको बता दूं आलोक शर्मा जी, गोबेलियन ट्रूथ को लेके कितनी नकारात्मक बातों को, पूरा तो उन्होंने बजट पढ़ा नहीं। महिलाओं के लिए कुछ बातें को बता दूं। महिलाओं के लिए है कि उज्ज्वला योजना को ज्यादा एक्सटेंड किया जा रहा है। गैस के पाइपलाइन कनेक्शन से महिला को आराम मिलेगा, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है शहरों में। अरे उज्ज्वला का पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए साहब आप। उज्ज्वला में पिछले जो सिलेंडर गए थे वो कबाड़ी में बिके, उद्यम करने के लिए, बैठाने के लिए महिलाओं को उद्यम में विशेष प्रोत्साहन दी जाएगी। एक-एक करके अनुराग जी इसके बाद अगर देख लें तो आलोक शर्मा जी टोटल कहीं तो चाहते पूरा पहले बजट पढ़ ले। आलोक जी इतने निराशाजनक रूप में एक तरफ सुन लीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए। निराशाजनक और नकारात्मक हर चीज को पेंट करना, ये कहीं नहीं भ्रमजाल फैलाना चाहते हैं, मगर जनता के बीच में इनका भ्रमजाल फैलाना चलेगा नहीं भ्रमजाल। सही है जफर इस्लाम साहब, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई दूरदर्शिता नहीं है बजट में। 30 सेकंड का आपका कमेंट। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट बार बार देती है, हर बजट के बाद देती है, लेकिन अगर आप उनका ही इतिहास उठा के देखिए, अगर ऐसा बहुत ऐतिहासिक बजट उन्होंने पेश किया होता है तो कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में भी उसकी झलक दिखती है, और साथ साथ देश की जनता के जिंदगी में भी दिखती है। जो भी अगर वेलफेयर स्कीम है वो इसी सरकार ने चलाया है। अगर किसानों के आमदनी बढ़ाने का
अगर कोई बेड़ा उठाया तो हम ही ने उठाया। आपने तो पूरे 7 दशक में देख लीजिए, 7 दशक में देख लीजिए कि आपने क्या किया है, किसानों के साथ कितनी अन्याय किए। अरे कौन से किसानों के साथ कितनी अन्याय किए। इनकम आप अपनी इनकम, अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की इनकम जो है 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना हो गई, और किसानों की इनकम बढ़ी नहीं। किसानों के बारे में जितनी समस्याएं थी किसी का समाधान उठाया नहीं। लेकिन आपके सारे नेता जो है करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन वो किसान गरीब का गरीब रहता है। हम किसानों की बीड़ा उठाए, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, और हमने जब बार हमने इसको इनपुट कॉस्ट कम करने की कोशिश की, आपने क्या किया? क्या आप कह सकते हैं कि आपके कुछ किसानों के लिए क्या कुछ कहने के लिए है आपके पास? नहीं, आप अरे आप बताइए ना, जो आप हमको बोल रहे हैं, हम तो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हम किसान, मैं अरे 45 का साल में वक्त मेरे पास इतना ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रेक के बाद 2 मंत्री, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून और IT और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन के मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ होंगे 1 to 1।